कौन बनेगा राजा, ये कवि चित्र है दोस्तों। शक्तिशाली और संपन्न राज्य जिसका राजा ताकतवर, कुशाण बुद्धि और राजनीति की हर चाल में माहिर होना चाहिए। और ये सब गुण विराजमान थे विकासनगर के राजा विकास मोहन में, जिसकी मृत्यु के बाद राज सिंहासन खाली हो गया और यह प्रश्न हर किसी के सामने मुंह बाई खड़ा था, कौन बनेगा राजा। ऐसे में इस पद के लिए विकासनगर में बहुत से चेहरे निगाहों के सामने आए थे। लेकिन इनमें किसी की भुजाओं में बागडोर संभालने की शक्ति में इतना मस्तिष्क राजनीति जटिल दाव पेचों की मात दे सकते, इसका निर्णय होना बाकी था। विशाखनगर की एक संकटपूर्ण स्थिति थी और ऐसी स्थिति में उसकी बन आई थी जो ठीक तरह विकासनगर पर टूटने के लिए बैठे थे, जैसे किसी घायल व्यक्ति पर गिद्ध टूटते हैं। और वे थे महाराज जरासंध, जो कई मनोवजनी पहाड़ को अपने मजबूत कंधों पर उठा के फेंक सकता है। विशाल और भारी भरकम शरीर का स्वामी राजा चार्ली, जो अपने 8 मन के शरीर पर जब 4 मन का बख्त बंद पहन कर निकलता है तो शत्रु के कलेजे थर्रा उठते हैं। एक मन में 40 किलो बख्तरबंद के युद्ध के पहने जाने वाला लोहे का कवच। सम्राट गर्जना, जिसकी हाथ में थमी भारी भरकम तलवार सैकड़ों चमत्कारी शक्तियों से भरी हुई है। और राजा निर्भर, जिसके शरीर में मानो हाथियों का बल भरा हुआ है और शत्रुओं को हथियारों से नहीं अपनी भुजाओं से चीर डालना उसका शौक है, पागलपन की हद तक। और तंत्र और शैतानी शक्तियों का स्वामी राजा गुलाडा और रानी चंदा के रूप में शक्ति राजनीतिक चालों चलने के डायन को भी मात कर देने वाली स्त्री। ये तो मात्र कुछ नाम हैं, ऐसे बहुत से नाम राजा महाराजा है। राजा स्वर्गीय विकास मोहन ने अपने जीवन रहते सभी ताकत और राजनीतिक दाव पेचों के बल पर शांत कर रखा था। उनके होते हुए विकासनगर पर बुरी नज़र डालने का साहस नहीं किया जा, लेकिन चूंकि विकासनगर का शासक हीन है, इसलिए उन राजाओं का मानना है कि वे अपनी आसानी से राज्य पर अपनी विजय पताका फहरा सकते हैं। और इसी के साथ सेनापति प्रवीण सिंह ने एक झटके के साथ खड़ा होकर रोबदार स्वर में दौड़ा, गलत 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 है। उन सभी राजाओं से कहना पूरे राज्य तो क्या राज्य की 32 भर जमीन को भी नहीं जीत सकते। अरे विकासनगर का राजा नहीं तो क्या हुआ, राज्य में वीर तो भी जीवित है। राजा प्रताप सिंह, जिसकी तलवार की धार मनुष्य तो क्या शैतान भी कांपता है। बलवान सिंह, जिसकी गदा पहले तो शत्रुओं को प्रलय मचाती है और तीरंदाज और करामाती बाणों की मदद से सैकड़ों योद्धाओं पर विजय हासिल की है। और अशोकपाल है, अपने विचित्र हथियार कटाक
के साथ अश्व पर सवार होकर रणभूमि में निकल जाए तो मानो सभी अश्व उसका आदेश मानते हैं और तत्पर हो जाते हैं और अश्वों पर अपने वश को कर लेने का अद्भुत शक्ति है इसमें। और पहुंचे हुए तांत्रिक श्रीमान टिल्लू हैं जिन्होंने राज्य की हर दुष्ट शैतानी शक्तियों को बचाने का प्रण लिया हुआ है। और इन सब के साथ ही हमारी सेना के सभी सैनिक जिनके राज्य प्रेम और मातृभूमि के लिए मर मिटने का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। और मैं हूँ ना महामंत्री, शत्रुओं की नसों नाबूद करने के लिए आपका अपना शीश हथेली पर रखकर लड़ने का साहस रखता हूँ मैं। सभी तभी एक दरबारी खड़ा होकर चीखा, आप भोकाल और उसके साथियों को भूल गए हैं श्रीमान जी, सेनापति जी। उसके होते हुए शत्रुओं की परछाई भी विकास नगर में प्रवेश नहीं कर सकती। सेनापति का सर पछतावे का फूट पड़ा था। आपने बिल्कुल ठीक कहा श्रीमान, किंतु अब शायद वह हमारा साथ न दे, क्योंकि हमने उसे विदेशी और न जाने क्या क्या कहकर अपमानित किया है। ऐसा हमने किया जरूर था सेनापति, किंतु भोकाल के साथ साथ सभी जानते हैं इस समय सभी राजा मोहन उर्फ कुबड़ा शैतान की शैतानी शक्ति के वश में थे। अगर हम अगर कि उस हम उसके हम अगर उससे अपने कृतज्ञ की क्षमा मांग ले तो विश्वास है कि वे मान जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात होगी। हमें आज ही मोनी के संग लेकर भोकाल के पास चलना चाहिए। और उधर तिलसिमा में अति क्रूर को इतनी जल्दी विदा करके हमने अच्छा नहीं किया। उसके बिना सब कुछ कितना सूना सूना लग रहा है। वैसे तुम्हारा ये सूनापन समाप्त हो सकता है मित्र, अगर तुम रूपसी और सोनाली नाम की उन दो देवियों को अपनी पत्नी के रूप में अपना लें जिन्हें अपने तिलस्मा में लाए हो। सुल्तान ने यह बात मजाक में कही थी, लेकिन भोकाल गंभीर उठा। रूपासी और सोनी तिलस्मा में लाने का उद्देश्य मात्र उन्हें आश्रय देना है। चूँकि हम विदेशी घोषित हो चुके हैं और वे दोनों मेरे पीछे पागलपन की हद तक पड़ी हुई हैं, इसलिए उनका राजधानी में रहना ठीक नहीं था। वे दोनों चाहे कुछ भी समझती हों, लेकिन मेरा हृदय उनकी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। मैं उन्हें कभी पत्नी का सुख नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ तुरीन को अपनी पत्नी मानता हूँ। मैंने तो मजाक किया था। खैर छोड़ो यह बात को, मैं चलता हूँ। तुरीन ने मेरे लिए भोजन लगा दिया होगा। उधर सोनाली, मैं ईश्वर को अपने निवास स्थान पर ले मुझे स्वामी अपने निवास स्थान पर ले आए, मेरे लिए इतना बहुत है। कम से कम यहाँ प्रतिजन्म के दर्शन तो कर पाऊंगी। कभी न कभी तो मुझे पत्नी का अधिकार देंगे। रूपसी, तुम मेरे पति हो, पर मेरा संपूर्ण अधिकार पर संपूर्ण अधिकार मैं पाकर रहूँगी। मैं तुम्हारे हृदय पर उस चुड़ैल का नाम निकाल कर ही रहूँगी जो है तुरीन। और उपासी और सोनाली वो भोकाल तिलस्मा में ले आने आए हैं, और यह कार्य उन्होंने मात्र उन पर दया करके किया है। मुझे इस पर पूरा विश्वास है कि ऐसा कार्य
ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जिससे मेरे हृदय पर ठेस पहुँचे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे और सिर्फ भोकाल उधर भोकाल अपनी सोच में डूबा था। तभी दुविधा में फंसा हुआ अजीब दुविधा में फंसा हुआ, लेकिन समझ में नहीं आता सोलानी वाली समस्या का हल कैसे खोजूं। उसके पति का अधिकार दूं या नहीं। तिलस्मा के बाहर ये कैसी आवाज़ है। आवाज़ें भोकाल ने चौंकाया, जिसका कारण जानकर वह हैरान हो गया। रानी मोहनी और राज्य के बहुत सम्मानित दरबारी तुरंत, किंतु ये यहाँ क्यों आए हैं। हम तुमसे क्षमा याचना करने और तुम्हें राज्य में वापस लाने के लिए आए हैं, क्योंकि तुम हमारे साथ राज्य की सुरक्षा और विकास का आधार हो। हमें क्षमा करते हुए तुम्हें अपने साथियों को वापस लौटना होगा भोकाल, क्योंकि राज्य का कण कण चीख चीख कर कह रहा है भोकाल वापस लौट चलो, भोकाल वापस लौट चलो। और इस पुकार से भला कैसे ना पिघल जाता भोकाल और उसके साथी। आप अपने आप सबके प्रेम और विकास नगर पर छाए संकट ने हमें वापस लौटने के लिए विवश कर दिया। और राजधानी पहुंचकर रानी मोहनी ने एकांत में भोकाल को अपना समस्या समझाई। तो ओह, ये तो सचमुच बड़ी समस्या है रानी जी। इसका हल राजकुमार अंकित के राजा बनने के रूप में निकल सकता था भोकाल, किंतु राजकुमार की आयु राजा बनने लायक नहीं है। चूंकि अब समस्या बेहद उलझ चुकी है भोकाल, इसलिए हम चाहते हैं कि जब तक इसका हल निकल ना जाए अपने साथियों के साथ यही राजमहल में रहूं। ठीक है महारानी जी, मैं यहाँ रहकर राज्य और राज सिंहासन की बाहरी और अंदरूनी शक्तियों से बचाने में भरपूर प्रयत्न करूँगा। तुम किन अंदरूनी शक्तियों की बात कर रहे हो भोकाल। उन्हीं की महारानी, जिसने प्रजा से आपके विरुद्ध नफरत का तूफान खड़ा किया था। जिसने भी यह खेल खेला वह अपनी चाल चलने में से बाज नहीं आने वाला। भोकाल का सोचना सही था और रानी मोहनी के विरुद्ध सचमुच से भयानक खेल खेला जा रहा था, जिसकी चालें अलग अलग ढंग से चली जा रही थी। मेरा राजा बनने में जिसने भी संयोग दिया उसके वारी न्यारे हो जाएंगे। साथियों, मेरे राजा बनने में आप सब राज्य के उच्चाधिकारी आसीन होंगे। अपने आप को एक ही स्वर अपने सबको मैं एक ही स्वर में कहना होगा, मेरे सिवा विकास नगर का राजा कोई नहीं बन सकता। और राज सिंहासन इन्हें राज सिंहासन की चिंता थी। दूसरी तरफ जो राज्य की सुरक्षा के लिए चिंतित थे। शाबाश साथियों, अभ्यास समय को ऐसा लोहा बना डालो शत्रु लाख चाहे पर हमें काट न सके। वाह बलवान, शाबाश प्रताप, अद्भुत सफल, बहुत खूब तीरंदाज। एक युद्ध की तैयारी इधर हो रही थी और एक युद्ध की भूमिका इधर बन रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। भोकाल रोज रात्रि को मेरे कक्ष में इसलिए आते हैं कि आजकल राज्य में पनप रहे षड्यंत्र का पर्दाफाश करने चाहते हैं। वे हर हाल में राजा
राज्य की चिंता में चिंतित हैं। और तुम कह रही हो, नहीं नहीं, यह झूठ है, झूठ, सब झूठ है। मुझे आपसे भला झूठ बोलने की क्या आवश्यकता, आप विश्वास कीजिए, मैं सत्य कह रही हूँ। और कल रात मैंने अपनी आंखों से भोकाल जी को रूपाल जी के कक्ष में जाते देखा। जिज्ञावश मैंने उसका कारण जानने के लिए खिड़की में झाँका, तो मैंने देखा भोकाल जी रूपाल जी सिया पर उसके साथ बैठे हैं, और ना सिर्फ बैठे हैं बल्कि प्रेम प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उफ, ये कैसा हो सकता है? भोकाल मेरे साथ विश्वासघात कर सकते हैं? नहीं नहीं, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो ना सही, लेकिन क्या आप अपनी आंखों कुछ देखकर विश्वास ना करेंगी? मतलब यह कि आज रात भोकाल सोनाली के से मिलने जाने वाली है। उन्हें मेरे सामने रूपाली जी से ऐसा कहा था कि उससे कक्ष से बाहर जा रहे थे। मैं देखूंगी, सब कुछ अपनी आंखों से देखूंगी। और याद रख, अगर तेरा एक भी शब्द झूठा हुआ तो तेरा जीवन नहीं छोड़ूंगी, ठीक है? और उसी रात चल दिए। हाँ तुरिन, अगर राज्य में अंदरूनी शत्रुओं से बचाना है तो जाना ही होगा। और भोकाल बाहर निकल गया, इस बात से बेखबर कि उसके पीछे तुरिन भी निकल गई है। देखती हूँ कहाँ जाता है भोकाल। और उधर कुछ ही देर बाद तुरिन ने संतोष की सांस ली। भोकाल राजधानी से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ता जा रहा है, जबकि सलोनी का महल तो बहुत पीछे रह चुका है। इसका मतलब उस दासी ने मुझसे झूठ बोला था, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे अरे, ये भोकाल एकाक रास्ता क्यों बदल दिया? अब कहाँ जाना चाहता है वह? और सलोनी के महल में दासी का कहना ठीक था। भोकाल सलोनी के महल में आए हैं। उन्होंने इतना लंबा चक्कर इसलिए काटा ताकि कोई उसके उद्देश्य को जान न पाए। और देख, धड़कते दिल से तुरिन ने खिड़की में झाँका। इसने अपने इस दासी को अपना वास्तविक अधिकार देने का निर्णय कृतक कर दिया। अंदर का दृश्य देखकर सन रह गई। उफ, नहीं, ये नहीं, ये भ्रमजाल है। नहीं नहीं, उठो सलोनी, तुम्हारा चलन स्थान में नहीं, भोकाल के हृदय में है। और भोकाल सलोनी के सीने से लगा लिया। और तुरिन इससे ज़्यादा न देखने का ताव न रख सकी। फूट फूट कर रोती हुई भाग खड़ी हुई। आंसुओं की बरसात थमी तो चल पड़ा विचारों की आंधी। उफ, भोकाल ने ऐसा निकलेगा यह सोचा भी ना था मैंने। अचानक तुरिन के चेहरे पर कठोरता छाती चली गई। अगर भोकाल इसी में खुश है तो मुझे ना कुछ कहना है ना उसे रोकना है, क्योंकि भोकाल की खुशी में मेरी खुशी है। तुरिन के दिल में बने भोकाल का विश्वास का मंदिर रातों रात दीवारें धीरे धीरे ध्वस्त होती चली गई। और उसी उड़न मिल में एक दिन, आह तुरिन, क्या हुआ? मेरा सिर घूम रहा है भाभी, मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ओह ओह, आओ, तुम्हें पलंग पर लेटा देती हूँ। और तुरिन पलंग पर लेटाने के बाद घबराई हुई वीणु बाहर की तरफ आ गई। मैं अभी दासी और वैद्य को बुला कर लाती हूँ। और वैद्य आकर तुरिन को निरीक्षण किया और घोषणा करी, तुरिन माँ बनने वाली है। क्या? तुरिन माँ बनने वाली है? यह तो सबसे अधिक अधिक प्रशंसा की बात है। और खुशी से नाच उठी वीणु। तुम भोकाल को एक अमूल्य अद्भुत रत्न देने वाली हो तुरिन। भोकाल यह सुनकर कितना खुश होगा। वह तो रानी मोहनी के विशेष बातों
पर महल गए हैं। खैर तुम खैर तुम्हारे और भैया को यह खैर मैं तुम्हारे भैया को यह सूचना देती हूँ। और खुशी से उछलती वेणु तुरिन के कक्ष से बाहर निकल गई। और उधर क्या कहा आपने, एक बार फिर से कहिए। आप माँ बनने वाली हैं। और खुशी के आंसू लबालब सोनिका की बड़ी बड़ी आंखों से। हे प्रभु, बड़े कृपा निदान हैं। बालक को तूने मेरे गर्भ में रखकर मेरे लिए न्याय का द्वार खोल दिए। अब मुझे समाज में समक्ष अपनी पत्नी का अधिकार जरूर देने गए। मेरे लिए यही लिए नहीं तो मेरे गर्भ में पलने वाले बालक के लिए। और सलोनी का कक्ष खुशी से ठाकों से गूंज उठा। वहीं रूपसी के कक्ष में देर दीवारें और अपने कंठ से निकलने वाली अठा से हा हा हा, अब समाज मुझे भोकाल की पत्नी होने का अधिकार हर हाल में मिलना, लेकिन मैं इस उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हा हा हा। यह बात फैली। कमाल है, भोकाल सुलानी और रूपाली को अपनी पत्नी नहीं मानता, फिर भी दोनों उसके बच्चे की माँ बनने वाली हैं। कहीं वे दोनों यह सब भोकाल को बदनाम करने के लिए तो नहीं कर रही। ऐसी बात नहीं। इस बात की प्रदक्षिणी तो मैं हूँ। भोकाल रोज रात को उन दोनों से मिलने जाता है तो इस बात को राजमहल के ऊपर भी खड़ा होकर कह दूँ। और मैं ही क्या, ये बात तो तुरिन भी कहेगी। उसने अपनी आंखों से भोकाल को रूपसी और सुनलनी से प्रेम में डूबते देखा है। बड़े रसिया निकले अपने भोकाल जी। 3 3 पत्नियां रखते हैं। संयोग देखे तीनों ही माँ बनने वाली है। इसलिए सुना है रूपाली और सोनाली तो उनकी पत्नी ही नहीं मानते। फिर ये कैसे हुआ? अरे भाई, उसका नाम भोकाल है, महाबली भोकाल। ये जो चाहे कर सकते हैं। वाह जी वाह, ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमारे लिए पाप तो उसके लिए भी पाप। अगर रूपाली और सोनाली के गर्भ में भोकाल का बालक पल रहा है तो भोकालों ने पत्नियों का अधिकार देना होगा। और अतिथि गृह में हलचल मच गई। मैं ये क्या सुन रहा हूँ? बहन सोनाली और रूपाली का दावा कर रही हैं कि उनके गर्भ में भोकाल का बालक है। वे दोनों सत्य बोल रही हैं सुल्तान भैया। इस बात की साक्षी मैं हूँ। सुख 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 तुरीन कहकर तुरीन फूट फूट कर पड़ी। ओह, इसका मतलब पहले से ही मालूम था, लेकिन मुझसे उसने या भाभी को क्यों नहीं बताया? जब भोकाल खुद नहीं समझ सकता तो किसी को कुछ समझाने का लाभ ही क्या था? इसी के साथ सुल्तान के चेहरे पर क्रोध तपने लगा। यह भोकाल ने अच्छा नहीं किया। मैं अपनी बहन के साथ अन्याय होता नहीं देख सकता। भोकाल को इस बात का जवाब देना होगा। मैं अभी राजमहल में जाकर रानी समोनी के सामने पूछता हूँ, मेरी मासूम बहन ने ऐसा ऐसा क्यों किया? और क्रोध में उफना था सुल्तान। राजमहल ने पूछा, भोकाल कहाँ है? राज्य के चारों ओर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है। भोकाल एक सैनिक टुकड़ी के नेतृत्व करता हुआ तुरंत राजा चार्ली पर आक्रमण का उत्तर देने निकल पड़ा है। लेकिन तुम इतने क्रोध में क्यों हो? उसे पूछ रहे हो, क्या बात है? क्रोध में कपता था सुल्तान कुछ न बोला। खून का घूंट पी कर रह गया। राज्य की सुरक्षा का प्रसन्न होता तो भोकाल को अपने प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए मैं तुम्हारे पीछे पताल भी पहुंच जाता। क्रोध में मुठिया
बिची थी सुल्तान की। और सिरदी विकासनगर के उत्तरी छोर की स्थित पहाड़ियों क्षेत्र पर ऊंचे स्थान पर बने एक दुर्ग में। साथियों, यह दुर्ग राज्य के घोर आधार स्तंभ है। अगर शत्रु चढ़ाई करके इस पर अपनी विजय पताका फहराने में सफल हो गया तो समझ लो उसने हमारे राज्य का 1/3 हिस्सा जीत लिया। इसलिए जब तक हमारे शरीर में लहू का एक बूंद भी है, एक सांस बाकी है, लड़ते रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे। तभी एक प्रहरी ने आकर सूचना दी। राजा चार्ली 4 प्रमुख सेना नायकों के साथ नेतृत्व में दुर्ग पर विजय प्राप्त करने का अभियान पर निकल चुकी है। साथियों, युद्ध की बिगुल बजा कर तैयार हो जाओ। और शत्रुओं ने बहुत सुनियोजित ढंग से चारों तरफ से दुर्ग पर विजय हासिल करने के लिए चलना शुरू कर किया था। शाबाश साथियों, बड़े चलो, हमने इस दुर्ग की विजय प्राप्त करने ही दम लेंगे। लेकिन उस दुर्ग की रक्षा का बागडोर भोकाल के हाथों में थी, जो अच्छी तरह जानता था कि ऐसे स्थानों को दुर्ग आक्रमण करने से प्राप्त कैसे किया जाता है। आक्रमण शुरू। और अगले ही पल कई सैनिक सरका कर दिया एक मोटी चट्टान का ढेर, और कुछ ही क्षणों में शत्रुओं पर कहर बनकर बरसने लगी चट्टानें। शाबाश, इस मोर्चे से यूं ही लगे रहो। मृत्यु रूपी चट्टानें के कारण शत्रु बढ़ने का साहस कदापि नहीं करेंगे। मैं दूसरे मोर्चे पर जायजा लेके आया और दूसरे मोर्चे पर भभकते हुए आग के गोले तैयार रखे थे। शत्रु की क्या स्थिति है? वे काफी ऊपर आ चुका है। ठीक है, आक्रमण शुरू कर दो। और शत्रुओं पर शुरू हुआ अनोखा आक्रमण। अग्निगोले आ आ आ और शत्रुओं की टुकड़ी को संभलने का अवसर नहीं मिला। और भोकाल का सुझाव तीसरे मोर्चे पर भी किया गया आक्रमण विचित्र ना था। पाए मार डाला। ऊपर से खोलते गर्म पानी की बरसात हो रही है। लेकिन इतने प्रबंधों के होते हुए भी शत्रु कुछ जांबाज योद्धा ऊपर तक पहुंचने में सफल हुए। तुम्हारे हथियार हमारे भारी पोशाकों को नहीं भेज सकेंगे, लेकिन तुम्हारी गर्दन तो आराम से उड़ा सकते हैं। यूं ही शत्रुओं को काटते हुए आगे बढ़ो और विजय हमारी से ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन विजय से पहले तुम्हें मृत्यु मिलेगी, कहकर कड़कदार आवाज़ सुनकर चारों पलटे। उनके सामने खड़ा दिखाई दिया भोकाल। भोकाल तो है, तू है सबका बड़ी शक्ति। तेरी मृत्यु हमारी विजय नीति है। और चारों ने बड़ी तेजी से किया वार। लेकिन भोकाल पहले ही सावधान था, क्योंकि चारों वारों को अपनी तलवार पर रोका और कर दिया अपना वार। हा, हमारे लोह वस्त्रों से को काटकर हमारे शरीर तक पहुंचने में बहुत इतनी तेज नहीं है तेरी तलवार। हा, लेकिन हमारी तलवार की धार गाजर मूली की तरह काट सकती है। शत्रुओं के घोंसलों को, उनकी कवचों को काटने के लिए तलवार नहीं, उसकी धार नहीं, बाजुओं की असीम शक्ति का आवश्यकता होती है। और यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह शक्तिशाली भुजाएं हैं और कूट कूट कर भरी हैं।
भोकाल का क्रोध बुरी तरह से शिकार थे हुए चारों। अगर राजा चार्ली विकासनगर पर विजय हासिल करना अपना विचार न त्यागा तो सिर्फ ही तुम्हारी तरह जमीन पर जल बिन मछली की तरह तड़पता नजर आएगा। भोकाल का क्रोध कोई नहीं मचा सकता और अतर उसका अत्यंत भारी कवच भी नहीं। भोकाल के चेहरे पर क्रोध का भूकंप नजर आ रहा था। समाप्त दोस्तों, अगला भाग आपके सामने जल्दी पेश कर